दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की धरती पर होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा मुक्त होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु, संत, महात्मा एवं अन्य तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है क्योंकि इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है जहां व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहाँ विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने के कारण से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है, यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेंगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने और खाने पीने की क्या क्या सेवा उपलब्ध रहेगी, एकदम सस्ते में आप कहां पर रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक ही दिन में कहां घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन कौन सी हैं और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्च आएगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको महाकुंभ 2025 की सारी जानकारी समझने में आसानी रहे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियोस और महाकुंभ 2025 से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है, यानी हर दिन आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिलते रहेंगे और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर कथावाचक मौजूद होंगे। उनके लिए भी कथा करने के लिए पंडाल बनाए गए हैं। लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे मेला क्षेत्र में तकरीबन 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है तो आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए, यानी सिक्योरिटी के लिए लगभग 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे और इस पूरे संगम क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इस पार से उस पार आने जाने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर 20 पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पांटून पुल भी कहा जाता है। यह मेला न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने शहर को अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था की है। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी तब श्रद्धालुओं को 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है और सिर्फ महाकुंभ में आने वालों
लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई हैं और ट्रेन के साथ ही 7,000 बसें भी महाकुंभ के लिए चलेंगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज में कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरौली, फाफामाऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहाँ से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेनें आती हैं तो आप इनमें से कहीं पर भी आसानी से आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। वैसे अगर सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन हैं। प्रयागराज के लिए इंडिया से सभी स्टेशनों से रेलवे कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो बाई ट्रेन अगर आप आ रहे हैं तो आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के बाद संगम तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर ही 20 रुपये के चार्जेस पर शेयरिंग ई रिक्शा आपको मिल जाएगा। प्रयागराज पहुँचने के बाद ज़रूरी बात रहती है यहाँ पर रहने की व्यवस्था क्या है और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला हुआ है, तो आप गूगल पर किसी अन्य वेबसाइट से टेंट बुकिंग ना करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC के टेंट भी बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेजेस मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो कोई भी पैकेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको रेलवे स्टेशन से या फिर एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटीज़ के साथ साथ लंच डिनर तक की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन इन टेंट के चार्जेस की शुरुआत एक दिन के लिए 10,000 रुपये से 80 से 90,000 रुपये तक हो सकते हैं, जिनमें सेमी डिलक्स, डिलक्स, लग्जरी डिलक्स कॉटेज उपलब्ध हैं। वहीं डॉर्मेट्री के लिए 1,500 रुपये पर पर्सन के लिए है, सिर्फ एक दिन के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कुंभ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। वहीं आप होटल में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है, जहां पर आप अलग अलग होटल भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगे होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफ़ी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। इनमें भी आप अपने रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। और यदि आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या रूम अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी निराश न रहें। यहाँ पर प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा शिविर की भी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, जहां आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर बिल्कुल निःशुल्क फ्री आराम से रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं तो और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहां डायरेक्ट पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहां पर टेंट लगाया है उनसे बात कर जो भी वह अमाउंट मांगेंगे, अगर आप बजट पर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि आप संगम के आसपास टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के आसपास टेंट बुकिंग नहीं हो पाती तो होटल आप सिर्फ रामबाग रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित हैं। अब कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करें तो 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। यह कुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने का हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना जाता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख यानी शाही स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्नान है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी होगा, जहां सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से कहते हैं कि मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसके बाद 3 फरवरी 2025 का होगा बसंत पंचमी का दिन, और इस दिन का स्नान खासतौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं माघ पूर्णिमा 12 जनवरी 2023 को संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलने वाली है। आखिर में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा, और ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जिस दिन भी शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाएगी। तो अगर आप शाही स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी एक शाही स्नान के 2 दिन पूर्व पहले पहुंचना होगा। सपोज अगर आप 14 जनवरी के स्नान करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 12 जनवरी को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक यहाँ पहुँच जाएं, ताकि आप अपनी व्हीकल से या फिर पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुंच सकें। अब आपको कुंभ की विशेष तिथियों और स्नान पर्वों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन ये कुंभ लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। हमारे देश की आबादी इस वक्त तकरीबन 140 करोड़ की है, लेकिन जरा अंदाज़ा लगाइए आज से 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते रहे होंगे। साल 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था, और इस मेले में आई भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड को देखने के बाद हमें पता चलता है कि 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपये का टैक्स लगा दिया था। उस समय में 1 रुपये की कीमत इतनी होती थी कि एक व्यक्ति के महीने भर का पूरा खाना खर्चा और जिंदगी चल जाती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गईं। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था। फिर जब ब्रह्मा जी के पास मदद की गुहार लगाई गई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके अपनी शक्ति को वापस पाने की सलाह दी थी, लेकिन यह काम करने में मुश्किल ये थी कि उसे पाने में राक्षसों की मदद की जरूरत थी। फिर देवताओं ने ऐसा ही किया, उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही। सभी राक्षस इस डील को मान गए, और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही अमृत निकला देवताओं और राक्षसों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवता राक्षसों की आंखों में धूल झोंककर अमृत पाने में कामयाब तो हो गए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागने भगाने के चक्कर में कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। माना जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और उज्जैन में क्षिप्रा नदी तथा नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अब ये 4 बूंदें जहाँ जहाँ गिरी थी आज वहीं पर यह कुंभ का पर्व मनाया जाता है, और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने के पीछे की कहानी यह कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिन का मतलब माना जाता है कि 12 साल, इसलिए हर साल 12 और 3 साल के अंतराल पर चारों जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तब यह नदियां वही अमृत का रूप धारण कर लेती हैं, जिनमें नहाने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानते हैं प्रयागराज की कौन कौन सी जगह घूमने लायक हैं। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है, जिसके लिए आपको नाव में बैठकर कम से कम 200 से 300 रुपये खर्च कर त्रिवेणी संगम तक जाना होता है। त्रिवेणी संगम में आप गंगा नदी और यमुना नदी के मिलन बिंदु को बड़ी आसानी से साफ साफ देख सकते हैं। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाइए इस अकबर के किले में। इस किले के अंदर में है ये अक्षयवट। यहीं पर पतालपुरी मंदिर है जो कि काफ़ी प्राचीन माना जाता है, और यहाँ से पास में ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी काफ़ी प्राचीन है। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से 200 मीटर दूर आप आ जाइए आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर में। ये मंदिर प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी प्रवेश द्वार होता है, जो कि स्तंभों पर टिका होता है। जैसे ये मंदिर 16 खम्भों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का गुंबद विमान कहलाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम है आदि शंकर विमान मंडपम।
इस मंदिर में हमें अनेक देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। संगम पर सभी मुख्य प्लेसेस घूमने के बाद आप आ जाइए अलोपी देवी मंदिर। माँ अलोपी देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दाहिना हाथ का पंजा कट कर गिरा था। यहाँ से अब हम जाएंगे भारद्वाज पार्क और उनके आश्रम। लेकिन वहाँ जाने के पहले दोस्तों, अगर आप लंच करना चाहेंगे तो प्रयागराज में काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे भारद्वाज पार्क। यहाँ पर आपको भारद्वाज मुनि की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है और साथ ही इस पार्क में भारद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी दिखाई पड़ती है। और यहीं से 250 मीटर दूर पर भारद्वाज का आश्रम स्थित है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। भारद्वाज मुनि का ये आश्रम त्रेता युग का माना जाता है और कहा यह जाता है कि कुंभ मेले के प्रवर्तक भी भारद्वाज मुनि ही थे। भारद्वाज आश्रम के पास ही आनंद भवन बना हुआ है। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपए से 100 रुपए की है। इस भवन में पुराने जमाने की काफ़ी एंटिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस भवन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी रहा करते थे, तो उनकी काफ़ी सारी यादें यहाँ संजो कर रखी हुई हैं। आनंद भवन घूमने के बाद आप आ जाएं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने चंद्रशेखर को इसी जगह पर चारों ओर से घेर लिया था। फिर चंद्रशेखर जी ने अपनी पिस्तौल से बची गोली अपने आप को ही मार ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के सामने पंडित जी चाट पर कुल्हड़ दही भल्ला, कचौरी, समोसा काफ़ी फेमस है। अब हम आ गए हैं नाग वासुकी मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास भी काफ़ी दिलचस्प है और ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। यानी ये वही नाग वासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह खुद थे। महाकुंभ मेला घूमकर इन सारी जगहों पर भी एक दिन में घूम सकते हैं। और प्रयागराज की सभी प्लेसेस को देखने के लिए आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और महाकुंभ से रिलेटेड आपका जो भी सवाल है आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुशहाल ज़िंदगी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर ऑल को भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।